तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, जो कि विज्ञान से संबंधित है। और विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे 3 भाग हैं। क्लास 10th में विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है: भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान। तो भौतिकी में मेरा पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो हम आज इसी के बारे में बात करेंगे और इसके बारे में समझेंगे और मेन महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए फटाफट हम सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है टॉपिक है मेरा प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले प्रकाश के बारे में जानते हैं कि प्रकाश क्या है। तो दैनिक जीवन में हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, जिसमें कि हम अपने जीवन में बहुत सारी वस्तुओं को जब प्रकाश की उपस्थिति में देखते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है, लेकिन जैसे ही हम अंधेरे कमरे की ओर जाते हैं तो हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए सिर्फ आँख होना जरूरी नहीं है, इसके अतिरिक्त और भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है। जैसे कि हम अंधेरे कमरे में प्रवेश करते हैं तो हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन जैसे ही हम एक जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं या फिर हम बल्ब को जलाते हैं तो हमें फिर से वो वस्तु, सारी वस्तुएं कमरे में रखी हुई वस्तुएं हमें सब दिखाई देने लगती है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें सिर्फ नेत्र की ज़रूरत नहीं बल्कि प्रकाश की भी ज़रूरत होती है। हम प्रकाश की सहायता से ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। और इसके अतिरिक्त प्रकाश होना भी ज़रूरी नहीं है। यदि प्रकाश उपस्थिति है और आँख ही नहीं है तब फिर भी हम कोई वस्तु को नहीं देख पाएंगे, लेकिन हमें किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश के साथ साथ मनुष्य के पास या कोई भी जीव जंतु के पास आँख का होना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट इसमें है कि सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वैसा माध्यम है, या कहेंगे प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप भी है, या प्रकाश हम कहेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे, इसको फटाफट नोट करेंगे कि प्रकाश क्या है। तो सबसे पहले प्रकाश, मेरा पहला पॉइंट हो जाएगा प्रकाश। तो लिखेंगे प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते। इसके अतिरिक्त इसमें स्टार पॉइंट भी लिखेंगे, प्रकाश ऊर्जा का रूप है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो इस तरह से हम यह पता कर चुके
हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, यानी किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता है। इसके साथ साथ हमें आँख की भी आवश्यकता है, यानी जिस वस्तु पर प्रकाश पड़ती है तो उससे प्रकाश टकरा करके परावर्तित हो जाती है, और जैसे ही परावर्तित प्रकाश हमारी नेत्रों तक पहुंचती है तो हमारी रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बनता है, तो हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। इसके अतिरिक्त प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में या कह लीजिए सरल रेखा में गमन करती है। लिखेंगे प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। सरल रेखा में गमन करती है। तो इस तरह से हम सभी प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश ऊर्जा का रूप है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। इसके अतिरिक्त कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की ज़रूरत है। अब हम बात करेंगे कि वैसे वस्तुओं की जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती है, और कुछ वस्तु ऐसे भी हैं जो कि प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है। यानी कि जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न करती है उसको हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, और जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसको हम अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे कि सूर्य हो गया, सूर्य प्रकाश उत्पन्न करती है। जलता हुआ दिया, जलती हुई मोमबत्ती, जलता हुआ बल्ब, ये सभी क्या करता है? प्रकाश उत्पन्न करती है। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें कि कुर्सी, टेबल या फिर हो गया ईंट या पत्थर, ये सभी प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, लेकिन इस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें, जैसे ही प्रकाश की किरणें इस पर पड़ती है तो इससे प्रकाश टकरा करके हमारी आँखों तक पहुँचती है और इसका प्रतिबिंब हमारी रेटिना पर बनती है, जिससे हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। तो दूसरा पॉइंट नोट करेंगे। ये मेरा पहला पॉइंट था कि प्रकाश क्या है। दूसरा पॉइंट है कि प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं। तो प्रदीप्त वस्तुएं क्या है? तो प्रदीप्त वस्तुएं वैसी वस्तुएं हैं जो प्रकाश उत्पन्न करती है। वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती है। फटाफट लिखेंगे। वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती है क्या कहलाती है? प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। इसमें जैसे यानी उदाहरण हम लिख लेंगे। जैसे हो गया सूर्य, जलता दिया, जलती मोमबत्ती। इस तरह से इसमें दूसरा पॉइंट हो जाएगा अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं हम किसको कहेंगे? कि वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। तो हम उसको भी नोट कर लेंगे। इसको कहेंगे
अप्रदीप्त वस्तुएं लिखेंगे। वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उसे क्या कहते हैं? वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे लिख सकते हैं हम लकड़ी, पत्थर। अप्रदीप्त में चंद्रमा भी आ जाएगा। इससे प्रकाश, ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, इससे टकराकर प्रकाश आती है। चंद्रमा, ईंट, कुर्सी, इस तरह से कई उदाहरण हम दे सकते हैं। तो इसमें क्या क्या हो गया? प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं वैसी वस्तुएं हैं जो प्रकाश उत्पन्न करती है, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे सूर्य, जलता दिया, जलती हुई मोमबत्ती। अप्रदीप्त वस्तुओं की यदि हम बात करें तो वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे में हम कह सकते हैं लकड़ी है, पत्थर है, चंद्रमा है, ईंट है। चंद्रमा प्रकाश उत्पन्न नहीं करती बल्कि इस पर सूर्य की किरणें पड़ती है, इससे टकराकर हमारी आँखों तक पहुँचती है और इनका प्रतिबिंब बनता है हमारी रेटिना पर, जिससे हम इनको देख पाते हैं। ईंट, कुर्सी, इस तरह से हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब इसके बाद का टॉपिक है कि प्रकाश जिस पथ पर चलती है, प्रकाश जब एक सरल रेखा पर चलती है तो उसको हम किरण कहते हैं। जब एक सीधी रेखा पर चलेगी, प्रकाश की किरणें सीधी रेखा पर चलेगी तो हम उसे क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। और जिस पथ पर वह चलती है उसको हम क्या कहते हैं? किरण पथ। तो इसके बाद का टॉपिक है किरण। किरण, किरण किसे कहते हैं? या कह लीजिए प्रकाश की किरण। प्रकाश के गमन पथ को ही हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ को हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। तो लिख देंगे प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं। इसके बाद आ जाता है, यानी कि हम इसमें एक चित्र के द्वारा भी दिखाएंगे किरण। अगला है किरण पुंज। किरण पुंज किसको कहेंगे? तो हम किरण पुंज, किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। तो लिख लेंगे किरणों के
समूह को किरणपुंज कहते हैं। किरणपुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला हो जाता है समांतर किरणपुंज। तो समांतर किरणपुंज क्या होता है? वैसे किरणपुंज जिसकी किरणें समांतर होती है, वैसी किरणें या वैसी किरणपुंज जिसमें की किरणें समांतर होती है। तो हम लिखेंगे जिस किरणपुंज में प्रकाश की किरणें समांतर होती है, जिस किरणपुंज में प्रकाश की किरणें समांतर होती है, जिस किरणपुंज में प्रकाश की किरणें समांतर होती है। इसको हम चित्र की सहायता से भी दिखा सकते हैं। तो ये किसका उदाहरण हो गया? समांतर किरणपुंज। जिस किरणपुंज में प्रकाश की किरणें समांतर होती है उसको हम क्या कहते हैं? समांतर किरणपुंज। इसके बाद का है अभिसारी किरणपुंज। कैसी किरणपुंज? अभिसारी किरणपुंज। इस प्रकार के किरणपुंज में सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। नंबर 2 हो जाएगा अभिसारी किरणपुंज। तो इसमें क्या हो जाएगा? लिखेंगे जिस किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिल जाती है उसे हम कहते हैं अभिसारी किरणपुंज। क्या कहेंगे? कि जिस किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर के मिल जाती है उस प्रकार के किरणपुंज को हम क्या कहते हैं? अभिसारी किरणपुंज। यानी इसमें जो है आती हुई प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर संकुचित हो जाती है, यानी एक बिंदु पर आकर के मिल जाती है। तो ऐसे किरणपुंज को हम कहेंगे कि अभिसारी किरणपुंज। तो फटाफट लिखेंगे जिस किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है तो वैसी किरणपुंज को हम क्या कहते हैं? अभिसारी किरणपुंज। तो इसका आकृति हम बना लेंगे।
एरो का निशान हम बिंदु की ओर लगाएंगे ताकि इससे साफ पता चल रहा है कि किरणें बिंदु की ओर जा रही है। अभिसारी किरणपुंज हो गया, समांतर किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज और उसके बाद अपसारी किरणपुंज। उसके बाद कौन सा होगा? अपसारी किरणपुंज। तो अपसारी किरणपुंज के बारे में लिखेंगे अपसारी किरणपुंज। तो इस प्रकार के किरणपुंज में क्या होता है कि जिस किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकल करके विभिन्न दिशाओं में फैलती चली जाती है, तो वैसी किरणपुंज को हम क्या कहते हैं? अपसारी किरणपुंज कहते हैं। तो लिखेंगे फटाफट, जिस किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर या एक बिंदु स्रोत से निकलकर एक बिंदु स्रोत से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैलती चली जाती है, फैलती चली जाती है। तो प्यारे बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं? अपसारी किरणपुंज कहते हैं। जिस किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैलती चली जाती है, वैसे किरणपुंज को हम क्या कहते हैं? अपसारी किरणपुंज कहते हैं। तो इसकी आकृति हम बना लेंगे। इसको एरो उल्टा दिखाएंगे, यानी अभी अपसारी के अपोजिट जस्ट उसमें एक बिंदु पर आकर मिल जाती है और इसमें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। तो इस प्रकार के किरणपुंज को हम क्या कहते हैं? अपसारी किरणपुंज। इससे हमें क्या पता चला? किरणपुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन सा? समांतर किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज और अपसारी किरणपुंज। समांतर किरणपुंज में क्या होता है कि जिस किरणपुंज में प्रकाश की किरणें समांतर होती है, वैसे किरणपुंज को हम क्या कहते हैं? समांतर किरणपुंज कहते हैं। दूसरा नंबर है अभिसारी किरणपुंज। तो इसमें लिखेंगे जिस किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर के मिल जाती है या मिलती है, तो वैसी किरणपुंज को हम कहते हैं अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। तीसरा पॉइंट है अपसारी किरणपुंज। तो अपसारी किरणपुंज किसको कहेंगे? जिस किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैलती चली जाती है, तो वैसे किरणपुंज को हम क्या कहते हैं? अपसारी किरणपुंज। तो प्यारे बच्चों, ये था किरणपुंज। अब हम बात करेंगे कि विभिन्न वस्तुओं की, जिनमें कि कुछ वस्तुएं पारदर्शी होती है, कुछ वस्तुएं अपारदर्शी होती है और कुछ वस्तुएं पारभासी होती है। तो पारदर्शी से हम क्या समझते हैं? तो पारदर्शी वैसी वस्तुएं होती है जिससे प्रकाश की किरणें आसानी से पार कर जाती है। जैसे कि हम प्रकाश को देखते हैं कि पानी यानी जल में आसानी से पार कर जाती है, या हम कहें कि कांच में वह आसानी से पार कर जाती है।
हवा में वह आसानी से पार कर जाती, तो वैसे वस्तु पारदर्शी वस्तु कहलाती है। दूसरा पॉइंट है अपारदर्शी। तो अपारदर्शी वस्तु किसको कहते हैं कि वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश आसानी से पार नहीं कर पाती है। यानी जैसे हम एक मोटी पुस्तक में प्रकाश एक टॉर्च की सहायता से यदि प्रकाश पार कराना चाहें या लोहे में पार कराना चाहें तो वह पार नहीं कर पाती है। तो वैसे वस्तु को हम कहते हैं अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। और यदि हम पारभासी की बात करें तो पारभासी वस्तुएं वैसी वस्तुएं होती है जिससे कि प्रकाश का एक छोटे से अंश मात्र ही पार कर पाती है, तो वैसे वस्तुएं पारभासी वस्तुएं कहलाती है। जैसे कि हम फटाफट इसके बारे में नोट करेंगे कि जैसे हम कहें जैसे रबड़ ले लें या बलून में यदि हम प्रकाश को पार कराते हैं तो एक छोटे से अंश में ही पार कर पाता है। या हम कह लें घने कोहरे में जब कुहासा रहता है या हल्के बादल छाए रहते हैं तो सूर्य की किरणें हल्की ही पार हो पाती है। या हम कहें अपने हाथों में जब हम प्रकाश टॉर्च लगा करके जलाते हैं तो उससे प्रकाश की किरणें हल्की मात्र ही पार हो पाती है। तो इससे क्या पता चलता है। या हम कह लें तेल लगा हुआ कागज़ में जब प्रकाश डालते हैं तो एक छोटे छोटे बिंदु मात्र से ही प्रकाश पार कर पाती है। तो ऐसे वस्तु क्या कहलाती है, पारभासी वस्तु कहलाती है। तो फटाफट हम उसके बारे में नोट करेंगे। पहली वस्तु हम लिखेंगे पारदर्शी, लिखेंगे स्टार पॉइंट बना देंगे, पारदर्शी कोमा अपारदर्शी तथा पारभासी वस्तुएं, इसी के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पारदर्शी वस्तुएं। तो फटाफट नोट कीजिए क्या है पारदर्शी वस्तुएं। तो लिखेंगे जिन वस्तुओं से होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाती है। जिन वस्तुओं से होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाती है पारदर्शी वस्तुएं कहलाती है। कहलाती है। जैसे में हम लिख लेंगे कांच, हवा, पानी, इसी तरह के और भी एग्जाम्पल होंगे। उसके बाद हम लिखेंगे अपारदर्शी, अपारदर्शी वस्तुएं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, वैसी वस्तुएं जो अपने से होकर प्रकाश को पार नहीं करने देती है
तो वैसी वस्तुएं क्या कहलाती है? अपारदर्शी वस्तु कहलाती है। तो हम लिखेंगे वैसी वस्तुएं जो अपने से होकर प्रकाश को नहीं जाने देती है, अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती है। जैसे हम क्या लिख लेंगे? लकड़ी, लोहा, मोटी पुस्तक, मोटा गत्ता इत्यादि। हम इसी तरह एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब है पारभासी वस्तुएं। तो पारभासी वस्तु के बारे में हम अभी बताए हैं कि पारभासी वैसी वस्तुएं होती है जिससे प्रकाश को अंश मात्र ही जाने देती है, यानी एक छोटे छोटे कणों के रूप में पार कर जाती है, जिसको हम कहते हैं पारभासी वस्तुएं। तो फटाफट इसको भी लिख लेंगे। पारभासी वस्तुएं तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे कि वैसी वस्तुएं जो अपने से होकर एक छोटे से भाग को ही जाने देते हैं, तो वैसी वस्तुएं क्या कहलाती है? पारभासी वस्तु कहलाती है। तो फटाफट लिखेंगे वैसी वस्तुएं जो अपने से होकर प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने से होकर जाने देते हैं। पारभासी वस्तुएं कहलाते हैं। जैसे में लिख लेंगे लिखेंगे रक्त, तेल लगा कागज, घिसा रक्त, तेल लगा हुआ कागज,
चम्र, कुहासा, हल्के बादल इत्यादि। तो इस तरह से पारदर्शी वस्तुएं हो गया, अपारदर्शी वस्तुएं हो गया और पारभासी वस्तुएं। पारदर्शी वस्तुएं किसको कहेंगे? जिन वस्तुओं से होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाती है, तो वैसी वस्तुएं क्या कहलाती है? पारदर्शी वस्तु कहलाती है, जैसे कांच, हवा, पानी। उसके बाद है अपारदर्शी वस्तुएं, वैसी वस्तुएं जो अपने से होकर प्रकाश को नहीं जाने देती है, यानी प्रकाश उसको पार नहीं कर पाती है, वस्तु से आर पार नहीं हो पाती है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? अपारदर्शी वस्तुएं। जैसे हो गया लकड़ी, लोहा, मोटी पुस्तक, मोटा गत्ता। उसके बाद है पारभासी वस्तुएं। तो इस प्रकार की वस्तुओं को हम कैसे परिभाषित करेंगे? देखेंगे, वैसी वस्तुएं जो अपने से होकर प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने से होकर वैसी वस्तुएं जो अपने से होकर प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही जाने देते हैं। यहाँ डबल हो गया है, इतना सही ठीक है, जाने देते हैं, पारभासी वस्तुएं कहलाती है। जैसे रक्त, तेल लगा कागज, चम्र, कुहासा, हल्के बादल। तो ये आज का टॉपिक था। कल हम फिर पढ़ेंगे परावर्तन। प्रकाश से संबंधित इतना हम पढ़ लिए हैं। इसके बाद प्रकाश के परावर्तन को हम पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार होता है, यानी किसी वस्तु में प्रकाश का परावर्तन किस तरह से होता है। ये हम अगली कक्षा, अगली सेशन में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।